हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार पर। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर शुरू हो चुकी हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस। और दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपसे वादा किया था कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भौतिक विज्ञान के चैप्टर से आपको ध्वनि चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप देखिएगा दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख करके ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इस सेशन का लेवल कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ भी नहीं आता है तो मेरा दावा है कि आपको 70 क्वेश्चन में से 70 साइंस के क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन तो मैं 100% एकदम यहीं से दे देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हूबहू छप जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर हूबहू देखने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि जितनी भी एग्जाम पीछे हम लोग दे चुके हैं सब के सब यहाँ पर उपस्थित हैं वैसे प्रश्न। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको आता है तो इसका आंसर वीडियो को पॉज करके जरूर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आकृति कैसी होती है? ये आपसे पूछ रहा है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अग्रगामी होती है या विद्युत चुंबकीय होती है? तो दोस्तों बताइए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं, देखिए ध्यान से, तरंगे दो तरह से चलती हैं। देखिए, पहली बात, तरंग जो अगर ऐसे चलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि श्रृंग और गर्त से अगर कोई तरंग चलती है तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ये किस में चलता है? ठोस, द्रव, गैस में ये तरंगे चलती हैं। मेरी बात समझ में आई? इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहीं अगर अनुदैर्ध्य की बात की जाए तो ये संपीड़न और विलयन से आगे बढ़ती हैं। कैसे आगे बढ़ती हैं? संपीड़न और विरलन से। देखिए, जहाँ घना हो जाएगा वो संपीड़न हो जाएगा और जहाँ विरल हो जाएगा उसे विरलन कहते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं, यानी कि श्रृंग और गर्त से होकर, देखिए ये जो उठा हुआ भाग है इसे श्रृंग कहते हैं और जो ये धंसा हुआ भाग है इसे गर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन का। तो कह रहा है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। तो जब भी हवा में बनेगा तो वो कैसा बनेगा? अनुदैर्ध्य बनेगा। ठीक है, और ये तरंग आपका बनता है पानी में। ठीक है, पानी में जब आप ढेला फेंकते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वैसे ही तरंग बने रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग बनते हैं हवा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? बिल्कुल सब क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपके लिए एकदम सब बेनिफिशियल है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या उपरोक्त कथन सभी कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 0 सेंटीग्रेड पर इनकी चाल जो होती है, किसकी? ध्वनि तरंगों की, वो क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको परीक्षा में सवाल भी जो आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अपश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, वो कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, जो तीसरे का आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है अवश्रव्य। अवश्रव्य, देखिए आप अगर अवरोही की बात करते हैं तो वो आप घटते हुए की बात करते हैं। ठीक है, अवरोही की मतलब घटते हुए, तो अवश्रव्य का मतलब इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम। मेरी बात समझ में आ रही है? कम का मतलब घटते हुए, तो अवश्रव्य यहाँ पे दिया गया है, तो आप इससे याद रख सकते हैं अवश्रव्य से अवरोही क्रम, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो आंसर आप ज़रूर कीजिएगा पहले वीडियो को पॉज करके। दोस्तों अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ करके आंसर दीजिए। पराश्रव्य तरंगों में ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, देखिए यहाँ पे पराश्रव्य तरंगों में तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, देखिए बताइए कितने हर्ट्ज तक होती है, ये आपसे पूछ रहा है। 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच, या 1000 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों जो चौथे का राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि, ठीक है, आवृत्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, कभी भी सुनी जा सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पांचवा का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो ये दोस्तों क्या हुआ है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य जो तरंगे हैं वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी क्या परीक्षा में हमेशा यही क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। तो दोस्तों छठवां का जो आंसर है वो जल्दी से आप करके बताइए। न्यूटन ने, गाल्टन ने, हार्टज ने, या फैराडे ने। दोस्तों किसने पराश्रव्य तरंगे सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है छठवां का वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने। किसने दिया था पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले, किसने सीटी बजाकर दिया, तो किसने उत्पन्न किया, गाल्टन ने किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ये तो एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए पिछले वाले क्वेश्चन। देखिए रेलवे कहाँ से बनाता है, तो रेलवे पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाता नहीं है, पीछे से वो क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा हेर फेर करके वो दे ही देता है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों से हम लोग देखेंगे, पूछेगा कहाँ से यार, इतना ब्राट भी नहीं ले जाएगा आपको, हाई स्कूल इंटर लेवल के अब पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर करिएगा। ध्वनि का पर अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो दोस्तों जो 7वां का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अभी आप नहीं समझे तो चलिए मैं समझा देता हूँ चुटकी में। जो चमगादड़ है वो जब चलती है ना, जब चमगादड़ आप देखे होंगे कि कुछ मुष्टि की तरह से होती है, और इस तरह से उसके पूंछ और पैर होते हैं, और यहाँ पे थोड़े से पंख लगे होते हैं, और जानते हैं आप नुकीले इसमें पंख लगे होते हैं, वो उड़ती है चमगादड़, ठीक है। और जब चमगादड़ उड़ती है तो वो क्या करती है कि एक ना ध्वनि छोड़ती है। वो ध्वनि जब सब्सटेंस से टकरा करके जब उसके पास वापस आता है तब उसको पता चल जाता है अच्छा सामने कुछ है, ठीक है। तो वो इस तरह से पता लगा लेती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा अगर आपको आते हैं तो। कह रहा है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा आपको इस भौतिक में से इसी तरह के क्वेश्चन बनाएगा जो आपके एकदम दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से, अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, या सबसोनिक तरंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ध्वनि का तत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है। यानी कि ध्वनि का जो तारत्व है, देखिए इसमें तारत्व छूट गया है, तात्व लिखा है।
तो दोस्तों इसमें तारत्व लिखा है, क्या लिखा है? तारत्व। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे हमारी आवाज़ है वो मोटी है, लड़कियों की आवाज़ है थोड़ी सी पतली पतली आती है, ठीक है। तो ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति पर। आवृत्ति का मतलब जो हम लोग एन से डिनोट करते हैं आवृत्ति, यानी कि जैसे ये है आपकी आवृत्ति, देखिए ये अगर तरंग है तो इसमें एक ये आवृत्ति है, इसको आप मतलब इसको काट करके दोनों एक जगह चिपकाएंगे तो ये एक कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आवृत्ति यानी कि वो एक लैम्डा कहलाता है, यानी कि दो तरंगों के बीच, दो श्रृंग और गर्त के बीच, देखिए एक श्रृंग और एक गर्त के बीच एक लैम्डा की दूरी होती है, ठीक है। उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्वनि का जो तारत्व होता है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई, जो विमान होते हैं उसके आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य का, ऑक्सैलिक अम्ल का, अवसर्वण का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो दोस्तों 10वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है विमान की आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। अल्ट्रासाउंड इसे कहेंगे या इंफ्रासोनिक कहेंगे या हाइपरसोनिक कहेंगे या श्रवण या डेसिबल ध्वनि कहेंगे। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि श्रव्य या डेसिबल ध्वनि जो हम लोगों के आम बोलचाल में होती है वो 10 डेसिबल होती है, 10 डीबी होती है, 10 डीबी होती है। ध्यान दीजिएगा 10 डेसिबल हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20 तो 10 तो होगा नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता वाली ध्वनि वो क्या कहलाती है? तो जो 11वां को राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि ये आपका कह रहा है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज बारंबारता ध्वनि क्या कहलाती है? श्रव्य और ऑडिबल ध्वनि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप बताइएगा क्या है? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तरंग का वेग v और आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा से संबंध क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n बाई लैम्डा, v बराबर n माइनस लैम्डा या v बराबर n प्लस लैम्डा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होता है तरंग के वेग में, आवृत्ति में और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? v बराबर n इंटू लैम्डा का संबंध होता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर n इंटू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य, n क्या हो जाएगी? उसकी आवृत्ति, और v क्या हो जाएगा? उसका वेग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्या कारण है? ये आपसे पूछ रहा है। चंद्रमा पर धरातल से दूर जो विस्फोट आपको सुनाई नहीं पड़ता है उसे किस कारण से ऐसा होता है? मान लीजिए धरती पर आपको विस्फोट होगा तो थोड़ी देर बाद सुनाई दे देता है, तो वो ध्वनि में जो चलते चलते आता है, जैसे बिजली चमकती है तो बिजली चमकती है तो हमको आवाज़ बाद में आती है, चमक पहले आ जाती है। तो कारण यही है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए जरा, तो आपसे यहाँ पूछा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जो 13वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी
चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो दोस्तों उसमें वायुमंडल है ही नहीं, तो वायुमंडल जब नहीं है तो माध्यम कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ पर ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14वें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा। कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है? अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है क्या, या उसकी आँख या प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, या इसमें से जो वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं या जो नियंत्रण करती हैं। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो जो 14वां है उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा जरा ये देखिए, इसलिए कि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। मतलब वो सामने पता चल जाएगा, उस तुरंत सामने से उसको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, वो ध्वनि जाकर टकरा कर उसको बता देती है। ठीक है, उसको सूचना दे देती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कथन और निष्कर्ष। देखिए कभी कभी आ जाता है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। एक बार हमने इसको देखा था 2014 में। ठीक है, कह रहा है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। अच्छा, जो दूसरा आर है उसका कारण जरा देखिए, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। अब इसे देख लेते हैं, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं या नहीं। तो दोस्तों कथन ए और कारण आर, इसी में संबंध आपको बताना है। नीचे ऑप्शन ए दिया गया है, बी, सी और डी, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो दोस्तों देखिए 15वां का जो आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती हैं। ठीक है, देखिए तरंगे निकलती हैं लेकिन इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती हैं। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु को बिना टकराए हुए ही उड़ता है, ये एकदम बिल्कुल बात सही है, लेकिन आर आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां 2 बार हो गया है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर होने वाला है 332, वो उतना ही रह जाएगा। एक बात मैं आपको ये बताने वाला था कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, चाहे दबाव आप कुछ कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, वो दबाव पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि V बराबर N इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, V बराबर N इंटू लैम्डा। तो इसमें आपकी आवृत्ति होगी, तरंगदैर्ध्य होगी और चाल होगी। ये दाब से कोई रिलेशन इसका नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि दाब का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो 16वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 332। ये ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां को पढ़ करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करता है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? तो दोस्तों आप जल्दी से बताइए कि ध्वनि सबसे तेज किसमें चल सकता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शनों में से। तो जो 17वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टील में। देखिए आप कहेंगे स्टील में कैसे जा सकता है, ऐसे करके तो स्टील में नहीं जाएगा। तो दोस्तों स्टील में अनुप्रस्थ तरंग नहीं जाएगी, अनुदैर्ध्य तरंग से होकर के ये जाएगा। ठीक है, संपीड़न और विरलन से होकर के स्टील में ध्वनि गुजरेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए जो सतह पर उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जो अंदर उत्पन्न होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जैसे पानी के अंदर अनुदैर्ध्य, पानी के ऊपर अनुप्रस्थ। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी किसमें? स्टील में, ठोस में करती है। देखिए ये निर्वात है, निर्वात में तो करेगी नहीं। वायु में करेगी। जैसे ध्वनि
यात्रा करेगी लेकिन तेज नहीं करेगी, स्टील की अपेक्षा कम करेगी। वायु में, जल में भी कम करेगी लेकिन स्टील में सबसे अधिक करेगी। ठीक है, सबसे अधिक तेज चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी इसे आप स्किप मत करिए। अगर स्किप करते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। ठीक है, कम से कम एक बार भी अगर देखे रहेंगे वीडियो को फास्ट करके 10-5 मिनट में, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाने वाला है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, हूबहू लिए गए हैं। प्रश्न से ही आपको समझ में आ जाएगा देख कर कैसे ये प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या? अभी मैंने पहले इसको डिस्कस किया था, ये आ गया क्वेश्चन, है ना। कह रहा है कि बादल, तो इसमें जो आंसर सही है वो आप पढ़ करके बताइए। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं या गर्जन बाद में उत्पन्न होती है? प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो बताइए 18वां का जो आंसर कौन सा सही होने वाला है? तो जो 18वां का आंसर सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है ना, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है और ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अभी आप पढ़ें 0 ऑन सेंटीग्रेड पर। दोस्तों जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाएंगे आपका तापमान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चाल कम होती जाएगी, तापमान बढ़ेगा चाल कम होगी। ठीक है, सॉरी, तापमान बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो 19वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब इतना तो आप लोगों को पता ही रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं भी बिल्कुल मत जाइएगा, इसे देख करके ही जाइएगा और इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किसमें? ठोस में, तरल में, गैस में या वात में यानी कि हवा में? तो दोस्तों ठोस में सबसे अधिक ध्वनि तेज चलती है, ये आपसे पूछ। तो दोस्तों 20वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। दोस्तों इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगले वाले वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।